नमस्कार। सरस्वती क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो है बीएससी पार्ट सेकंड का जो सेकंड पेपर चलता है फिजियोलॉजी, उसके अंदर अपन पाचन की कार्यकी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, मनुष्य की आहार नाल का एक चित्र दे रखा है यहाँ पर। इस आहार नाल के द्वारा ही भोजन का पाचन होता है मनुष्य के अंदर। यानी अगर अपन बात करते हैं पाचन की कार्यकी की, तो उसके अंदर आप जो है ना मनुष्य की आहार नाल का ही वर्णन करते हैं या उसी के बारे में अपन पढ़ते हैं। चित्र देख रहे हैं आप, इसके अंदर देखिए ऊपर जो है यहाँ पर जो है इस प्रकार से माउथ, सबसे पहला जो पार्ट होता है आहार नाल का वो पार्ट होता है माउथ, मुख, और सबसे जो अंतिम भाग होता है वो होता है एनस यानी गुदा। अपन यहाँ ये कह सकते हैं कि मुख से लेकर गुदा तक आहार नाल फैली हुई रहती है। इस मुख वाले भाग में आगे जो है एक मुख गुहा पाई जाती है, और ये मुख गुहा जो होती है, इस मुख गुहा के अंदर सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती है, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में एक लार ग्रंथि यहाँ पाई जाती है, जिसके 3 भाग होते हैं। इसके बाद में देखिए आहार नाल जो है आगे एक लंबी नलिका के रूप में निकलती है। इस लंबी नलिका को ईसोफेगस कहा जाता है। ईसोफेगस का मतलब होता है ये ग्रसिका है, और ग्रसिका जो है आगे चलकर एक फूली संरचना में खुलती है, जिसको अपन स्टोमक या आमाशय कहते हैं। ये यू आकार की एक संरचना होती है, और आमाशय जो होता है, इस आमाशय में जो है मुख्यतः एक फंडिक भाग होता है, एक पाइलोरिक भाग होता है, और इस आमाशय से ऊपर की तरफ जो है सेम के बीज के आकार की एक संरचना होती है, जिसको लीवर कहा जाता है, और लीवर को हिंदी में जो है यकृत कहा जाता है। यकृत जो है मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी कोशिका के रूप में, या अपन ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में पाई जाती है। लीवर के बाद में देखिए अगला जो पार्ट आता है, इस पार्ट के अंदर गाल ब्लैडर कहते हैं। गाल ब्लैडर जो होता है, जिसको अपन पित्ताशय कहते हैं, जिसमें पित्ताशय जो है इस प्रकार की एक संरचना है जो लीवर के अंदर या यकृत के अंदर ही पाई जाती है। पित्ताशय जो होता है, उस पित्ताशय के अंदर पित्त लवण का स्त्रावण होता है, जो अपन आगे पढ़ेंगे। पित्ताशय जो होता है वो पित्ताशय ड्यूडेनम के अंदर खुलता है। ड्यूडेनम का मतलब होता है, जैसे ड्यूडेनम जो होती है, उस ड्यूडेनम को अपन जो है क्या कह सकते हैं, यानी शुद्रांत्र का ही एक भाग है। शुद्रांत्र जो है 3 भागों में बटी रहती है। एक भाग जो होता है वो ग्रहणी होती है, जिसको इलियम कहा जाता है। एक भाग जो होती है वो ड्यूडेनम होती है। इसके अलावा एक जो है इसकी शुद्रांत्र भाग होता है, यानी जो छोटी आंत जो पाई जाती है, वो छोटी आंत मुख्यतः 3 भागों में बटी हुई रहती है। एक भाग जो होता है इसका इलियम होता है, यानी ग्रहणी, जिसको अपन कह सकते हैं। एक भाग जो होता है वो ड्यूडेनम, सॉरी ध्यान रखना, ड्यूडेनम को अपन जो है ग्रहणी कहते हैं, और ड्यूडेनम के बाद में जो अगला भाग आता है उसको अपन इलियम कहते हैं। इसी को शुद्रांत्र भी कहा जाता है। और इसके बाद में जो है इसका जो अगला भाग आता है, इसको अपन कहते हैं असेंडिंग क्लॉन। इसको अपन जो है ये कह सकते हैं कि ये बड़ी आंत का ही एक भाग होता है। ये जो बाहर की तरफ आपको दिखाई दे रही है, गोलाकार जो संरचना रूपी खंडों के रूप में व्यक्त, ये एक संरचना है। इसको अपन बही या ब्रह आंत्र, या जिसको अपन बड़ी आंत भी कह सकते हैं। बड़ी आंत के बाद में अगला जो भाग आता है उसका नाम है रेक्टम। रेक्टम को अपन जो है मलाशय कहते हैं, जो कि एक फुली हुई संरचना है। और इस रेक्टम के बाद में अगला जो भाग आता है उसको अपन कहते हैं एनस। एनस को ही अपन क्या कहते हैं, गुदा कहते हैं। तो इस प्रकार से जो मनुष्य की आहार नाल है वो मुख से लेकर गुदा तक इस प्रकार से फैली हुई रहती है। यहाँ पर देखिए अपन ने 2 ग्रंथियों के बारे में यहाँ पर पढ़ लिया था। पहली जो ग्रंथि है इसको अपन कह सकते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में लार ग्रंथि है। दूसरी ग्रंथि जो है उसका नाम है यकृत ग्रंथि, और तीसरी ग्रंथि यहाँ पर जो दे रखी है वो पैनक्रियाज दे रखी है। तीनों का ही यहाँ पर पाचन के अंदर मुख्यतः रोल होता है, पाचन में ये मुख्य भूमिका निभाती है। और किस प्रकार से देखिए ये आगे ये जो ग्रंथियाँ हैं या जो आहार नाल के जो मुख्य भाग है वो किस प्रकार से जो है यहाँ पर कार्य करते हैं, उनके बारे में अपन डिटेल से अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं, जो पाचन है उस पाचन के बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो देखिए भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। अगर आपको परिभाषा के रूप में लिखना हो तो पाचन जो होता है वो क्या होता है कि जटिल अणु जो भोजन अपन करते हैं वो जटिल अणुओं के रूप में रहता है,
उसको सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पाचन कहा जाता है, डाइजेशन कहा जाता है। ये सरल पदार्थ अवशोषण स्वादीकरण नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना, स्वांगीकरण है। स्वांगीकरण की विधियों द्वारा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए यहाँ पर जो भाग है इसको अपन स्वांगीकरण कहते हैं। ये वाला जो भाग है ये स्वांगीकरण होता है, इसको अपन स्वांगीकरण। इस प्रकार से जो है वो आहार नाल जो होती है, वो आहार नाल मुख्यतः है, इसके अंदर अवशोषण का कार्य होता है। अवशोषण के बाद में जो भोजन होता है, अवशोषित भोजन, वो कोशिकाओं में जाता है और फिर उसके बाद में उनका स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण में आगे जो है अपन स्वांगीकरण क्या होता है इसके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, जो कि जो है कोशिकाओं के अंदर होता है, और अवशोषण जो होता है वो शुद्रांत्र के अंदर होता है। यहाँ पर देखिए चित्र दे रखा है, चित्र के अंदर वही आपने अभी जो चित्र देखा था वही चित्र है यहाँ पर। इसके अंदर भी वही पाचन का जो है संपूर्ण जो है डायग्राम दे रखा है और उसका जो है नामांकन किया गया है। जैसा आपको जो है अच्छा लगे वैसा ही जो है आप इसका चित्र बना सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है पाचन का चित्र दे रखा है, वही मुख से लेकर गुदा तक का ये भाग फैला हुआ है। देखिए अब आगे देखिए, भोजन का पाचन करने के लिए दो प्रकार के अंग काम करते हैं। एक तो जो होता है वो मुख्य अंग होते हैं, और जो दूसरा भाग होता है वो क्या होती है? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है। तो आहार नाल जो होती है वो मुख्यतः दो भागों में बटी हुई रहती है, और आहार नाल के मुख्यतः दो भाग कौन कौन से होते हैं? एक तो जो होता है वो मुख्य अंग होते हैं, और दूसरा जो भाग होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, जो अपन ने चित्र में भी देखा था। अपन बात करते हैं भोजन के जो मुख्य अंग है, आहार नाल के जो मुख्य अंग है, मुख्य अंगों में अपन मुख गुहा के बारे में बात करते हैं। मुख गुहा के बाद में आपके ग्रसिका है, ग्रसिका के बाद में आमाशय आता है, आमाशय के बाद में आपकी छोटी आंत आती है, छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत आती है, फिर मलाशय आता है, फिर उसके बाद में गुदा आता है। तो इस प्रकार से अपन इनका अध्ययन करेंगे। तो देखिए मैंने जो अभी ये कहा यही बात देखिए, यहाँ पर मुख्य अंग जो कौन कौन से होते हैं, मुख्य, इसको मुख और मुख गुहा के रूप में पढ़ेंगे अपन। दूसरे नंबर पर ग्रसनी होती है, ग्रसनी के बाद में ग्रसिका होती है, ग्रसिका के बाद में आमाशय है, आमाशय के बाद में आंत्र पढ़ेंगे, जिसको छोटी आंत और बड़ी आंत के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और छठे नंबर पर गुदा और मलाशय को एक साथ अपन पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। यहाँ पर देखना, ये जो ग्रसनी वाला जो भाग है ये मुख्यतः श्वसन में भी कार्य करता है। देखते हैं अपन जो है आगे इन सब का एक एक करके अध्ययन करेंगे। दूसरा जो भाग अपन ने कहा था सहायक अंग, सहायक अंग न कह के अपन इसको जो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी कह सकते हैं, यानी जो ग्रंथियाँ भोजन में कार्य करती है उन ग्रंथियों के बारे में भी अपन कह सकते हैं। तो यहाँ अपन जो है इसको अपन ग्रंथियों के रूप में भी पढ़ सकते हैं, ग्रंथियों के रूप में भी इनको पढ़ सकते हैं। तो सहायक अंग के रूप में देखो, लार ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, यकृत के बारे में पढ़ेंगे, और आमाशय के बारे में पढ़ेंगे। आमाशय नहीं, यहाँ पर ध्यान रखना, आमाशय की जगह आपको क्या पढ़ना है? आमाशय की जगह यहाँ पर आपको पढ़ना है अग्नाशय। क्या पढ़ना है? अग्नाशय। अग्नाशय यानी 3 ग्रंथियों के बारे में अपन जो है चर्चा करेंगे। पहली जो है ग्रंथि है लार ग्रंथि, दूसरी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि, और तीसरी ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। तो इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। तीनों किस प्रकार से भोजन में या भोजन के जो पाचन हो उसमें सहायता करती है। सबसे पहला जो भाग है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। पहला जो भाग आता है इसका नाम है मुख गुहा में पाचन। तो आप जो है इनका विशेष जो है ध्यान रखेंगे, यानी एक बार जो है आपकी समझ में रहेगा तो उसके बाद में आप अपने हिसाब से जो है इसको कर सकते हैं। तो मुख गुहा में पाचन किस प्रकार से होता है? जैसे ये भोजन अपन लेते हैं तो वो भोजन सबसे पहले मुख में जाता है, मुख के द्वारा अंदर लिया जाता है और मुख गुहा में जाता है। देखिए सामान्यतः जंतुओं में पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है, जहां भोजन का दांतों द्वारा चूर्ण कर दिया जाता है तथा चूर्ण किए गए भोजन में लार मिल जाती है। यानी एक बेसिक चीज़ है, इस बेसिक चीज़ को आप जो है क्लियर कर लेंगे तो उसको अपने हिसाब से जो है वहाँ पर लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर। पैरोटिड ग्रंथियाँ जो है ये मुख गुहिका में पाई जाती है। अपन साथ साथ में जो है इन सहायक अंगों के बारे में भी पढ़ते रहेंगे, यानी जो ग्रंथियाँ उनके बारे में भी इनके साथ साथ में ही पढ़ते रहेंगे। पेरिटोइड ग्रंथियाँ हैं, लार ग्रंथियाँ जो है ये मुख गुहा में ऊपरी जबड़े के अंतिम भाग में पाई जाती है। जो ऊपरी जबड़ा होता है उसका जो अंतिम भाग होता है कर्ण के पास में, उसको कर्ण ग्रंथि भी कह सकते हैं, कर्ण लार ग्रंथि भी कह सकते हैं, जिसमें स्टेनस नलिका खुलती है। स्टेंसन, इसको स्टेंसन नलिका खुलती है। यह नलिका मोलर धातु के मध्य खुलती है जो सीरस का स्त्रवण करती है। सीरम होता है, यह ध्यान रखना, ये किसका स्त्रवण करती है? सीरम का स्त्रवण करती है। इस प्रकार से देखिए
यानी जो आपकी पैरोटिड ग्रंथियाँ, कर्णपुरु ग्रंथियाँ हैं, ये ग्रंथियाँ क्या करती है, सीरम का स्त्रावण करती है। दूसरे नंबर पर आती है मैंडेबल, यानी मैंडेबल है, ये मैंडेलम नहीं है, मैंडेबल ग्रंथियाँ हैं। यहाँ पर देखिए ये ग्रंथि कौन सी है, मैंडेबल ग्रंथि, मैंडेबल। इस प्रकार से यहाँ पर दूसरी जो ग्रंथि है मुख गुहा में पाई जाती है, इसको अपन कहते हैं मैंडेबल ग्रंथि। यह ग्रंथि जीभ के अधर भाग में पाई जाती है, जो पैरोटिड ग्रंथि के नीचे स्थित होती है। इस ग्रंथि में वॉटसन नलिका खुलती है, जिसमें मिक्स प्रकार का स्त्रावण होता है। यह ग्रंथि खरगोश व घोड़े में अनुपस्थित होती है, यानी घोड़े में और खरगोश में अनुपस्थित होती है। और वॉटसन नामक एक ग्रंथि होती है, वॉटसन नामक एक जो है नलिका है, जो इसके अंदर आकर खुलती है। तो 3 प्रकार की ग्रंथि हो गई। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं सब मैंडेलम। सब मैंडेलम है, सब मैंडेलम नहीं है, यहाँ पर जो है सब मैंडेबल है, ध्यान रखना है, सब मैंडेबल है, सब मैंडेबल है। तो यहाँ पर देखिए सब मैंडेबल, ये एक प्रकार की अन्य ग्रंथि है। यह ग्रंथि जीभ के नीचे स्थित होती है, जो जीभ के आगे वाले भाग में लार का स्त्रावण करती है। सब मैंडेबल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, जीभ के नीचे पाई जाती है और जीभ के आगे वाले भाग में लार का स्त्रावण करती है। इसमें खिंस नलिका खुलती है, खिंस नलिका आकर खुलती है। यह ग्रंथि चूहे, छछूंदर, मोर में अनुपस्थित होती है और लार का जो पीएच होता है वो लगभग 6.3 से 6.8 के लगभग होता है। छोटा प्रश्न भी जो है आपको ध्यान रखना है, जो मुख गुहा में लार उत्पन्न होती है, उस लार का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 6.3 से 6.8 होता है। शाकाहारी पशुओं में लार अम्लीय तथा मांसाहारी पशुओं में लार क्षारीय प्रकृति की होती है। ध्यान रखना है आपको, जो शाकाहारी पशु होते हैं उन शाकाहारी पशुओं में लार कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है, तथा मांसाहारी पशुओं में लार कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। ये अपन ने पढ़ा था लार के बारे में। लार ग्रंथि जो है कहाँ पाई जाती है, मुख गुहा में पाई जाती है। तो ये लार जो होती है, लार ग्रंथि मुख्यतः 3 भागों में बटी हुई रहती है। 3 जो है लार ग्रंथियाँ मुख गुहा में पाई जाती है, जो क्या करती है, लार का स्त्रावण करती है। और लार का जो पीएच मान होता है वह 6.3 से 6.8 होता है। देखिए यहाँ पर जो है मुख गुहा में किस प्रकार से लार ग्रंथि का विकास होता है, या लार ग्रंथि जो है किस प्रकार से जो है पाई जाती है। तो लार ग्रंथि मुख्यतः 3 भागों में बटी रहती है। 3 भाग जो है देखिए कौन कौन से हैं। पहला जो भाग है इसका नाम है यहाँ पर देखिए पैरोटिड ग्लैंड, जो अपन ने पढ़ा है। दूसरा जो भाग अपन ने पढ़ा है सब मैंडिबुलर है, या इसको अपन कह सकते हैं सब मैंडेबल, या इसको अपन कहते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ये आपकी दूसरे प्रकार की जो है लार ग्रंथि है। पहली जो है पैरोटिड ग्लैंड है, दूसरे नंबर की सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलर ग्लैंड है, और तीसरे नंबर की जो आती है इसको अपन कह सकते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड, या सब लिंगुअल इसको भी कह सकते हैं, या इसको ही अपन कह सकते हैं सब मैंडेबल ग्लैंड, या सब मैंडेबल ग्रंथि भी कह सकते हैं इसको अपन। अब देखिए यहाँ जो है कौन कौन सी नलिकाओं में खुलती है। इस प्रकार से देखिए ये एक प्रकार की नलिका है। इस नलिका का जो नाम है वो इस नलिका का नाम क्या है, डक्ट ऑफ वर्थरोड। ये है सब मैंडिबुलर डक्ट, इसको अपन कह सकते हैं सब मैंडिबुलर डक्ट। ये कहाँ से खुलती है, यहाँ देखिए ये ग्रंथि कौन सी है, ये दूसरे नंबर की ग्रंथि है, यानी लार ग्रंथि का दूसरा भाग है सब मैंडिबुलर। ये कहाँ कौन सी गुहा में खुलती है, सब मैंडिबुलर गुहा के अंदर खुलती है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए ये एक भाग संरचना है जिसका नाम है मैंडिबल। ये एक संरचना है जिसको अपन कहते हैं मैंडिबल। इसके आधार पर जो है ना 2 भाग होते हैं इसके ग्रंथि के, एक तो सब लिंगुअल होता है और एक सब मैंडिबुलर होता है। उसी प्रकार से जो है ऊपर की तरफ जो है इसमें डक्ट ऑफ स्टेंसन जो अपन ने पढ़ा था, किसके अंतर्गत पढ़ा था, पैरोटिड ग्लैंड के अंतर्गत। पैरोटिड ग्लैंड जो होती है उस पैरोटिड ग्लैंड जो है उससे एक नलिका खुलती है जिसको अपन डक्ट ऑफ स्टेंसन कहते हैं, यानी गुहा होती है जिसको स्टेंसन गुहा कहते हैं। और नीचे की तरफ जो नहीं है इस प्रकार से मोलर टीथ होते हैं। मोलर का मतलब होता है चर्वण दांत होते हैं। और यहाँ पर जो है इस प्रकार से एक टंग या दांत जिह्वा जिसको अपन कह सकते हैं वो पाई जाती है। मनुष्य में उपस्थित विभिन्न लार ग्रंथियाँ, ये देखिए यहाँ पर जो है मनुष्य में उपस्थित विभिन्न लार ग्रंथियों के बारे में अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ये चित्र बनाना, उसके बारे में आपको लिखना है, मतलब 3 इसके भाग करने और तीनों भागों के बारे में आपको क्या करना है, वर्णन करना है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर लार का संगठन दे रखा है। लार का संगठन में आप देखिए कुल मात्रा में जो है लार कितनी होती है, कुल मात्रा में मतलब 24 घंटे में जो है कितनी लार उत्पन्न होती है मुख गुहा में, 1 से लेकर 1.5 लीटर होती है। इसका विशिष्ट गुरुत्व है जिसको अपन कह सकते हैं आपेक्षिक घनत्व है, 1.003 से लेकर 1.010 होती है। पीएच इसका 6.3 से 6.8 यानी तनु अम्लीय होता है।
जल इसके अंदर 99.5% होता है। कार्बनिक लवण इनऑर्गेनिक साल्ट जो होते हैं वो 0.2%, जिनमें NaCl होता है, KCl होता है, Na2HPO4 होता है, CaCO3 होता है। इसके अलावा कार्बनिक लवणों में 0.3% कार्बनिक लवण होते हैं, और ये कार्बनिक लवण जो होते हैं श्लेष्म में टाइलिन या लारी एमाइलेज, माल्टेज तथा लाइसोजाइम आदि एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। मुख्यतः आपको ध्यान रखना है कि जो लार होती है उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। एक टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है और एक एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। तो ये लार का मुख्यतः संगठन होता है। आप जो है वीडियो को पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं। और ऊपर की तरफ जो है लार जो होती है उस लार का क्या दे रखा है, लार का यहाँ पर जो है 3 भागों में बांटा गया लार को, और उसका वर्णन किया गया। तो इस प्रकार से लार के जो है लार की जो संरचना है, लार ग्रंथियाँ जो है वो मुख्य गुहा में पाई जाती है। अब देखते हैं अपन लार जो होती है उस लार के मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं। लार अपने मुख में क्या कार्य करती है, देखिए लार स्टार्च का पाचन करने के लिए टाइलिन एंजाइम का स्त्रावण करती है। जैसे स्टार्च अपने भोजन में पाया जाता है और स्टार्च जो होती है स्टार्च के साथ में टाइलिन नामक एंजाइम मिल जाता है और वो माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। यही माल्टोज जो है माल्टेज नामक एंजाइम के कारण से ग्लाइकोजन नामक एंजाइम या ग्लाइकोजन जो है उसके अंदर परिवर्तित होती है। यानी सबसे पहले स्टार्च को टाइलिन एंजाइम माल्टोज में बदलता है और माल्टोज को माल्टेज एंजाइम ग्लाइकोजन में बदलता है। ध्यान रखना, मनुष्य या जंतु जो होते हैं उनके अंदर भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है और पादपों के अंदर जो है भोजन स्टार्च के रूप में संचित रहता है। अब देखिए लार के और क्या क्या कार्य हैं। लार जो होती है वो भोजन को गीला एवं नम बनाए रखती है, जिसे निगलने में आसानी होती है। लार मुख्य गुहा को गीला बनाए रखती है, जो बोलने में सहायता करती है। लार में उपस्थित बाइकार्बोनेट आयन लार का pH नियंत्रण करते हैं। लार शरीर में जल का संतुलन बनाए रखती है। लार शरीर में ताप नियमन का कार्य भी करती है। ये मुख्यतः इस लार के कार्य है। चाहो तो आप जो है वीडियो को पॉज करके और ये लार के जो मुख्य कार्य है इनके बारे में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बड़ा प्रश्न किस प्रकार से आएगा, यानी या तो आपको भोजन का जो है पाचन जो है संपूर्ण पाचन आहार नाल में किस प्रकार से होता है वो पूछा जाएगा, और अगर इसके पार्ट कर दिए जाते हैं तो अलग अलग पार्ट में पाचन के बारे में पूछा जाएगा। जैसे लार, या ये पूछा जा सकता है कि मुख्य गुहा में पाचन को समझाइए, या फिर ये पूछा जा सकता है कि आमाशय में पाचन को समझाइए। तो इस प्रकार से आपको बताना है। इसके बाद में अगला जो पार्ट आता है आहार नाल का, वो पार्ट आता है ग्रसनी। ग्रसनी का जो है यहाँ पर मुख्य कार्य नहीं होता है पाचन में। यह मुख्य गुहा में कीपनुमा संरचना होती है जो भोजन को ग्रसिका तक पहुँचाने का कार्य ही करती है। यानी इसका मुख्य कार्य नहीं होता, ये पाचन का कार्य नहीं करती है, भोजन का पाचन नहीं होता है इसमें। केवल ये कार्य क्या करती है, ये ग्रसिका यानी ग्रसिका तक भोजन को पहुँचाने का कार्य करती है। इसके बाद में ग्रसिका आती है, इसका अगला भाग आहार नाल का, जो मैंने चित्र में भी आपको बताया था। ग्रसिका एक लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो भोजन को आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। यानी जो ग्रसिका होती है वो ग्रसिका एक लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो भोजन को आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है, जिसमें अनेक वर्तुल एवं अनुदैर्घ्य पेशियां पाई जाती हैं जो क्रमाकुंचन गतियां। ध्यान रखना है, ग्रसिका के अंदर किस प्रकार की गति पाई जाती है, क्रमाकुंचन गति पाई जाती है, और इस क्रमाकुंचन गति के द्वारा ही भोजन को नीचे खिसकाने का कार्य करती है। ग्रसिका को दीवार पर अनेक श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है जो ग्रासनाल को गीला एवं लसलसा बनाती है, जिसे भोजन आसानी से नीचे जा सके। तो यहाँ पर देखिए ग्रसिका के अंदर भी भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रसिका में भोजन का पाचन नहीं होता है, लेकिन ग्रसिका जो होती है भोजन को नम बनाए रखने का कार्य करती है। साथ में इसके अंदर जो अनुदैर्घ्य पेशियाँ पाई जाती है वो भोजन को आगे क्रमाकुंचन गति के द्वारा आगे पहुँचाने का कार्य करती है। और ग्रसिका जो होती है वो ग्रसिका भोजन को आमाशय में पहुँचाने का कार्य करती है। इसके बाद में जो अगला आहार नाल का भाग है जिसको अपन देख रहे हैं, वो अगला जो भाग है वो आमाशय का भाग कहलाता है, या यह आमाशय भाग है। इस आमाशय के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। आमाशय देखिए क्या होता है, यह जे आकार की संरचना होती है जिसकी दीवारों से जठर ग्रंथियां सटी होती है, मतलब जुड़ी हुई रहती है। जठर ग्रंथियां वही है जो जठर रस का स्त्रावण करती है। आमाशय की दीवार पर जठर ग्रंथियां पाई जाती है जिनसे जठर रस का स्त्रावण होता है जो भोजन को पाचन में सहायक या सहायता करता है। आमाशय मुख्यतः 3 प्रकार का होता है।
जो मैंने आपको बताया था। आमाशय में जो भोजन होता है वो किस प्रकार का होता है, कायम प्रकार का होता है, यानी आमाशय में भोजन को अपन कायम कहेंगे। क्या कहेंगे, कायम कहेंगे। आमाशय में भोजन को कायम कहेंगे, जबकि आहार मुख गुहा के अंदर भोजन जो होता है वो बोलस कहलाता है। ध्यान रखना है, मुख गुहा में भोजन क्या कहलाता है, मुख गुहा में भोजन है, यानी मुख गुहा में भोजन क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है, बोलस कहलाता है। ध्यान रखना है, आमाशय में भोजन कायम कहलाता है और मुख गुहा में भोजन बोलस कहलाता है। तो आमाशय के मुख्य तो 3 भाग होते हैं। एक भाग होता है फंडिक भाग, दूसरा होता है कार्डिक भाग और तीसरा होता है पाइलोरिक भाग। फंडिक, कार्डिक और पाइलोरिक। आइए तीनों के बारे में अध्ययन करते हैं, अपन तीनों के बारे में देखते हैं। फंडिक भाग जो होता है, यह ग्रंथियाँ आमाशय में श्लेष्मा का स्तर जटिल बनाकर उसको ग्रंथिल रूप दे देती है, जिनसे अनेक प्रकार के जठर रसों का स्त्रावण होता है, जैसे कि पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आदि का स्त्रावण होता है। किस भाग में, आपके फंडिक भाग में होता है। तो देखिए यहाँ पर ग्रंथि जो है वो आमाशय में श्लेष्मा का स्त्रावण जटिल बनाकर उसको ग्रंथिल रूप दे देती है। अगला जो यानी आमाशय का जो प्रथम भाग जिसको अपन कहते हैं वो भाग होता है आपका फंडिक भाग है। और फंडिक भाग जो होता है उस फंडिक भाग में जठर रस जो है पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण करता है। ध्यान रखना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण जो होता है वो आमाशय के फंडिक भाग से होता है। दूसरा भाग देखिए कार्डियक भाग। कार्डियक भाग देखिए यह आमाशय का अग्र भाग है, जिसमें श्लेष्मा उपस्थित होता है। इसमें एकल नलाकार ग्रंथियां पाई जाती है, जिससे श्लेष्मा का स्त्रावण होता है, जो भोजन को गीला एवं लसलसा बनाने का कार्य करता है। यानी फंडिक भाग जो होता है उस फंडिक भाग के बाद में जो अगला भाग आता है उसको अपन कार्डिक भाग कहते हैं। इसको अपन अग्र भाग क्यों कह सकते हैं, क्योंकि अग्र भाग यानी ये जो फंडिक भाग और पाइलोरिक भाग होता है इन दोनों के बीच में और ऊपर की तरफ पाया जाता है। इसके अंदर भी जो है श्लेष्मा का स्त्रावण होता है। ध्यान रखना, कार्डिक भाग जो होता है उस कार्डिक भाग में श्लेष्मा का स्त्रावण होता है और फंडिक भाग में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण होता है। पाइलोरिक भाग जो होता है वो अंतिम भाग होता है आमाशय का। ये जटिल कुंडलित नलिकाकार ग्रंथिनुमा भाग होता है, जो पेप्सिन और श्लेष्मा दोनों का स्त्रावण करता है। और आमाशय का जो pH होता है, भोजन का जो pH होता है वो आमाशय के अंदर pH मान जो होता है भोजन का वो 1 से लेकर 1.5 होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो एक प्रबल अम्ल है, जिसके कारण से भोजन जो होता है वो अम्लीय होता है और अम्लता के कारण से इसका जो pH वो भी सबसे ज़्यादा या सबसे कम होता है, मतलब 1 से लेकर 1.5 तक होता है। तो पाइलोरिक भाग में पेप्सिन और श्लेष्मा का स्त्रावण होता है, कार्डिक भाग में श्लेष्मा का स्त्रावण होता है और फंडिक भाग में आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन नामक एंजाइम का स्त्रावण होता है। तो इस प्रकार से आमाशय जो है कितने भागों में बटा रहता है, 3 भागों में बटा हुआ रहता है। देखिए अति अम्लीय होता है। 24 घंटे के भीतर आमाशय में 1 से 3 लीटर जठर रस का स्त्रावण होता है। ध्यान रखना, आमाशय के अंदर जठर रस का स्त्रावण कितना होता है, तो 24 घंटे के अंदर लगभग 1 से 3 लीटर जठर का रस का स्त्रावण होता है। और इसमें 99% भाग क्या होता है, जल होता है इसमें। यानी जो जठर रस होता है उसमें 99% भाग तो जल होता है, बाकी 1% जो भाग होता है वो क्या होता है, वो कार्बनिक और अकार्बनिक लवण होते हैं। इसके बाद में देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जो कार्य हैं, ये भोजन को या भोजन के साथ में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, भोजन को सड़ने और संक्रमण होने की प्रक्रिया से बचाता है। ये भोजन में उपस्थित अक्रियाशील एंजाइमों को क्रियाशील बनाता है। यह पाइलोरिक छिद्र के खुलने एवं बंद होने को नियंत्रित करता है। यह क्षारीय श्लेष्मा के स्तर से सिक्रेटिन नामक एंजाइम स्थापित होता है के स्त्रावण में मदद करता है। तो यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कार्य हैं, इनको आप जो है इसको पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को। तो आमाशय का जो मुख्य कार्य होता है वो मुख्य कार्य ये होता है कि एक तो जीवाणुओं को नष्ट करता है भोजन के साथ में आए हुए, दूसरा जो है भोजन को सड़ने से बचाता है, तीसरा है भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। इसके अलावा ये जो है पाइलोरिक छिद्र को खुलने एवं बंद होने को नियंत्रित करता है और आंतरिक श्लेष्मा के स्तर से सिक्रेटिन नामक एंजाइम जो होता है उसको स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है या उसकी मदद करता है। तो ये आपका जो है आमाशय था और आमाशय के अंदर जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो स्थापित होता है। आमाशय के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, तीनों भागों के बारे में अपन ने अध्ययन किया। इसके बाद में जो आहार नाल का अगला भाग आता है उस अगले भाग को अपन कहते हैं छोटी आंत।
और छोटी आंत जो होता है, उस छोटी आंत के अंदर भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है वो अपना नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। इससे पहले अपन जो है आमाशय का एक चित्र देखते हैं जो अपन ने अभी पढ़ा है। उसी प्रकार से अपन जो है आमाशय के जो 3 भाग होते हैं उन तीनों भागों के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये एक संरचना है जो ईसोफेगस यानी एक नलिका है जो ईसोफेगस से जुड़ी हुई है। और इसके बाद में जो है ईसोफेगस के बाद में ये वाला जो भाग है इस भाग को कहते हैं ईसोफेजियल ग्लैंड, मतलब ग्रसिका ग्रंथि जिसको अपन कह सकते हैं। और इसके बाद में आमाशय के 3 भाग कर दिए। एक भाग तो ये हो गया जिसको अपन कह सकते हैं कार्डियक भाग, दूसरा भाग ये हो गया जिसको अपन कह सकते हैं फंडिक भाग, तीसरा भाग ये हो गया जिसको अपन कह सकते हैं पाइलोरिक भाग है। इस प्रकार से आमाशय के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, कार्डियक भाग, फंडिक भाग और पाइलोरिक भाग। ये पाइलोरिक भाग जो होता है वो अंतिम भाग होता है जिससे क्या जुड़ी हुई रहती है, ड्यूडिनम जुड़ी हुई रहती है। ड्यूडिनम जुड़ा हुआ रहता है यानी ये जो छोटी आंत का एक भाग है जिसको ड्यूडिनम कहते हैं वो इसे जुड़ा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से आमाशय की ये आपको संरचना बनानी है और इसके तीनों भागों का वर्णन करना है। अगला ऊपर वाला जो भाग होता है वो ईसोफेगस से जुड़ा रहता है, ग्रसिका से, और लास्ट वाला जो भाग होता है वो ड्यूडिनम से जुड़ा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से आपको आमाशय के बारे में लिखना है, आमाशय के बारे में लिखना है। और आहार नाल के अंदर आमाशय का एक भाग होता है जिसका वर्णन करना है। इसके बाद में अपन जो है अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे इसी का आहार नाल का, वो आहार नाल का अगला टॉपिक जो है वो छोटी आंत है। और छोटी आंत के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो आपका ये जो पाचन तंत्र है वो पाचन तंत्र आपके छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा के बाद में अपन जो है कुछ ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे और उसी के साथ में आपका पाचन तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।